इसमें भी पूछी जाती है, इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, अगर एकोमोडेशन से क्वेश्चन आया तो। 23 से 12। हाँ, बहुत आसानी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी हमने इसको एक ट्रैक के साथ पढ़ा था, इस बार भी हम इसको उसी ट्रैक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा होगा कि आप धारा 12 का चार्ट बना लो। 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों में कब खाली कराया जा सकेगा, क्या कंडीशन होगी और क्या अपवाद होगा, ये 3 पैराग्राफ आप बना लोगे अपने घर जाके तो आप आसानी में। फिर हम पढ़ते हैं धारा 12। लिखा है अभिधारियों की बेदखली पर निर्बंधन। नेगेटिव सेंस में लिखी हुई धारा है, किसी अभिधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता, ये धारा बोलती है। हम पढ़ना स्टार्ट करते। लिखा है किसी अन्य विधि या संविधा में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी अभिधारी के विरुद्ध किसी स्थान से उसकी बेदखली के लिए सिविल न्यायालय में कोई वाद निम्नलिखित आधारों में से एक या अधिक आधारों पर ही फाइल किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब बेसिक धारा क्या बोलती है, अभिधारी को बेदखली करने से रोकती है। और 2 कंडीशन बताती है कि पहले तो निम्न आधारों में से किसी और आधार पर वाद नहीं आएगा, और बेदखली के लिए कोई भी वाद सिविल न्यायालय में आएगा, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी के पास नहीं। धारा 12 में किसी व्यक्ति को मकान से निकालने का अधिकार सिविल न्यायालय के पास है। और ये पहला क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के लिए बनता है कि धारा 12 में अगर किसी व्यक्ति को बेदखल करना है तो किसको अधिकार है, भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी को नहीं है, सिविल न्यायालय को। और बहुत बच्चे इसमें भाड़ा नियंत्रक प्राधिकारी लिख के जाते हैं, भाड़ा के उस क्वेश्चन को सही मान लेते हैं, हमने सही लिखा। अब हम पढ़ते हैं वो आधार है जिस पे बेदखल किया जा सकता है। पहला आधार मैं बता देता हूँ, धारा 12 के आधार मुंह पे रटे होने चाहिए। 12(1)A में ये, 12(1)B में ये, 12(1)C में ये, ठीक है ना। ये रहे सर। हाँ, ये जैसे इन्होंने लिखे हुए हैं, ये ऐसे रट लेना मुंह पे। जब आप जज बन जाओगे ना तो मुंह पे रटा होना चाहिए। आप जैसे दावा पढ़ोगे 12(1)F में अच्छा आया है, अच्छा मतलब क्या आवश्यकता है इसको, और ई और एफ ज़्यादा पूछते हैं इसके। ई और एफ मेन है, वास्तविक आवश्यकता के लिए वही है। पर अपन सब पढ़ रहे हैं, अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा है जहाँ की अभिधारी ने उससे वैध रूप से वकीली योग्य भाड़े के संपूर्ण बकाया का उस तारीख के जिसको कि भाड़े के बकाये के लिए मांग की सूचना भूमि स्वामी द्वारा 20 से तामील कर दी गई 2 मास के भीतर न तो संदाय किया हो न निवेदित किया हो। मतलब क्लियर मतलब है कि जहाँ की किराएदार लगातार 2 महीने तक किराया जमा नहीं कराता, बकाया किराया, किराया बकाया हो गया, मकान मालिक ने सूचना दी कि भैया किराया दो, सूचना देने के बाद भी 2 मास तक किराया जमा नहीं कराता, वहाँ ऐसी स्थिति में भाड़ा सिविल न्यायालय उसको क्या कर सकता है, बेदखल कर सकता है। अब सीधे उसकी उपधारा 3 पे आ जाओ, उसका अपवाद लिखा हुआ है, मिली उपधारा 3। लिखा है किसी भी जमींदारी को बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड क में, जो हमने अभी पढ़ा, विनिर्दिष्ट किए गए आधार पर नहीं किया जाएगा यदि वह अभिधारी धारा 13 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार संदाय या निक्षेप कर दे। देखो हुई क्या कंडीशन, भाड़ा देना था, भाड़ा नहीं दिया, मकान मालिक ने सूचना दी, सूचना देने के 2 माह तक भी उसने किराया नहीं दिया, अब वो मुकदमा ला सकता है। लेकिन अगर मुकदमा लाने से पहले वो किराया जमा करा दे तो फिर मुकदमा नहीं लाएगा। ये उसके अपवाद है। आप लोगों को ऐसे ही लिस्ट बनानी है, क्या आधार है, क्या हो सकता है और क्या अपवाद है। आगे लिखा है परंतु कोई भी अभिधारी उस उपधारा के अधीन फायदा पाने का अधिकार नहीं होगा यदि ऐसा फायदा किसी स्थान के संबंध में एक बार प्राप्त करने के पश्चात वह उस स्थान पर भाड़े का संदाय करने में क्रमवर्ती 3 मास तक पुनः अतिक्रमण कर देता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कंडीशन समझा देता हूँ। भाड़ा ड्यू हो गया, मकान मालिक ने सूचना दी, किराएदार ने 2 मास तक भाड़ा नहीं दिया, वो मुकदमा ले आता है, इसके पहले उन्होंने किराया जमा करा दिया, अब वो मुकदमा नहीं ला सकता मकान मालिक, लेकिन वो फिर आगे आगामी 3 मास तक लगातार किराया जमा नहीं करता तो उसके बाद जो किराया जमा करा भी दे वापस तो भी मकान खाली कराने के लिए मुकदमा आ जाएगा। कंडीशन समझ में आ गई, क्लियर है। 3 मास तक उसके बाद दोबारा व्यतिक्रम करता है तो फिर भले ही वो पूरा किराया जमा करा दे, मुकदमा उसके खिलाफ आ जाएगा। ठीक, अब अगला पॉइंट है यह कि अभिधारी ने चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात संपूर्ण स्थान या किसके किसी भाग को प्रतिफलार्थ या अन्यथा विधि विरुद्ध उप भाड़े पर दे दिया हो, समानिर्देशित करता हो या अन्यथा उसका कब्जा छोड़ दिया हो। अगर उसने इस अधिनियम के प्रारंभ के अनुसार उस अब मकान को या उसके किसी भाग को अगर उप भाड़े पर दे दिया हो, किसी अन्य व्यक्ति को उसका समनिर्देशन कर दिया हो या उसका कब्जा छोड़ दिया हो तो ऐसी स्थिति में
मकान मालिक को धारा 2B में आधार है कि वो उसके लिए मुकदमा लेके आ जाए। ठीक, इसका कोई अपवाद नहीं है, वो मुकदमा ला सकता है, नहीं है ना इसका अपवाद। अब 2C का ग्राउंड है यह कि अभिधारी या उसके साथ निवास करने वाले किसी व्यक्ति ने कोई न्यूसेंस पैदा कर दिया। न्यूसेंस तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मान लो, हमें तेज आवाज़ में गाने बजाना, शराब पीना, ये न्यूसेंस ही होता है। न्यूसेंस सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकता है ना। आपको किराए पर दिया, आपने उसमें मशीन लगा ली और धर 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 आवाज़ कर रहे हो, तो ये भी न्यूसेंस है। या कोई ऐसा कार्य कर लिया हो जो इस प्रयोजन से असंगत हो जिसके लिए वह स्थान अभिधति पर दिया गया हो, जो मैंने आपको कहा दिया गया निवास के लिए और आपने उसमें व्यापार शुरू कर दिया। या जिससे भूमि स्वामी के उसमें हित पर प्रतिकूल या सार्थक प्रभाव पड़ता हो, यानी कि जहाँ मकान मालिक भूमि स्वामी को मालिक मानने से इनकार कर देता है। ये तीसरा पॉइंट। सार्थक प्रभाव कब पड़ेगा? जब वो बोल देगा कि ये भूमि स्वामी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में धारा 2C में उसके पास एक ग्राउंड आ जाएगा कि वो मकान उससे खाली करा ले। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे? परंतु किसी अभिधारी द्वारा उस स्थान के एक भाग का अपने कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जाना उस प्रयोजन के लिए असंगत कार्य नहीं समझा जाएगा, इसके लिए स्थान किराए पर दिया गया। ठीक है, अब आप लोग भी जज बनोगे तो ऐसा करोगे ही ना कि आप लोगों ने मकान किराए पे लिया रहने के लिए और एक रूम पे अपना ऑफिस बना लिया, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप गलत प्रयोजन के लिए उपयोग करो, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक, लेकिन पूरे मकान को ऑफिस नहीं बनाना है, नहीं तो फिर 2C में खाली करवा लें, चालू हो जाएगी। हाँ, पता चला आपने वही गवाह पुरावे सब शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं कर सकते। सरकारी मकान में जो करना है करो, उसके प्रोविजन अलग है। अब 2D, यह कि युक्तियुक्त हेतु के बिना वह स्थान जिसके कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए बात फाइल किए जाने की तारीख से अवैध पूर्वोत्तर कालावधि तक कुछ प्रयोजन के लिए इसके लिए माड़े पर दिया गया उपयोग में नहीं रहता। सीधी बात में समझ लो, अगर कोई किराएदार लगातार 6 महीने तक मकान का उपयोग नहीं करता किराए के, तो फिर मकान मालिक उसको खाली कराने के लिए बात ला सकता है। 6 महीने तक अगर उसका उपयोग नहीं करता है, ठीक है, भले किराया वो दे रहा हो, किराया भले ही वो दे रहा हो, लेकिन फिर भी क्यों करना पड़ेगा ऐसा? किराया तो वो दे रहा है, लगातार किराया दे रहा है, फिर भी वो उपयोग नहीं कर रहा था, उसे खाली करा सकते, क्यों? मैंने आपको मकान किराया 2E और 2F, ठीक है ना, पढ़ते हैं पहले क्या है, फिर इसके अपवाद पढ़ेंगे। लिखा है यह कि निवास के प्रयोजन के लिए भाड़े पर दिए स्थान के भूमि स्वामी को पहले नंबर अपने स्वयं के लिए, दूसरे नंबर अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए, यदि वह उसका स्वामी है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके की फायदे के लिए वह स्थान धारित है, निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता हो, तब वह संबंधित शहर या नगर में उस भूमि स्वामी ऐसे व्यक्ति भूख में अपने स्वयं का व्यक्तिगत रूप से अन्य कोई निवास स्थान न हो, तो वो ऐसे स्थान को खाली करने के लिए उस मुकदमा ला सकता है। कंडीशन समझना 2F 2E की, जो मकान खाली कराना चाहता है वो निवास के लिए दिया गया, उसको खुद को अपने लिए या अपने कुटुंब के किसी सदस्य के लिए उस चीज़ की ज़रूरत हो, ज़रूरत खुद के निवास के लिए, कुटुंब के सदस्य के निवास के लिए हो, ठीक है ना, और वो खुद उसका स्वामी हो, मतलब न्यासी हो, संरक्षक हो, तो वो व्यक्ति जो है मुकदमा नहीं ला सकता। वो भूमि स्वामी होता है लेकिन धारा 2E में मुकदमा नहीं ला सकता, स्वयं उसका स्वामी होना चाहिए और उस शहर में उसका निवास के लिए अन्य कोई मकान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में वो 2E में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर मुकदमा ला सकता है। अब जब हम किराया नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत जजमेंट करते हैं और 2E के आधार पर कोई मुकदमा आता है, तो यही इश्यूज़ बन जाते हैं। पहला कि वो भूमि स्वामी है कि नहीं है, नंबर 2 कि उसका कोई वास्तविक आवश्यकता है कि नहीं है, और नंबर 3 कि उसका शहर में कोई और निवास स्थान है कि नहीं। ये 3 इशू बन जाते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके अपवाद के ऊपर, निकालो उपधारा 4, जहाँ किसी भूमि स्वामी ने कोई स्थान अंतरण द्वारा अर्जित किया हो, मतलब ट्रांसफ़र अपन ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, बहुत तरीक़ों से हो सकता है। वहाँ उपधारा 1 की खंड न जो हम पढ़ रहे हैं या च जो हम पढ़ेंगे, है ना, वे में विनिर्दिष्ट आधार पर अभिधारी की बेदखली की कोई बात उपधारा 1 के अधीन तब तक चलने योग्य नहीं है जब तक कि ऐसे अर्जन की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि ना बीत गई। मतलब उसको मकान 1 साल मकान मिले हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो जाना चाहिए। मान लो मेरे को आज मैंने मकान सचिन से ख़रीदा आज, और आज ही उसको किराए पे दे दिया, तो 1 साल तक में धारा 2E में मकान खाली कराने के लिए वाद नहीं ला सकता, 1 साल तक मेरे को रुकना पड़ेगा।
लेकिन वो बहुत समय से उसका है तो फिर वो बात ला सकता है। ठीक है, कहीं आप लोग को पता है ना, मकान लोग लेते ही किराए पे देने के लिए, लिया और किराए पे दे दिया, तो ऐसी स्थिति में 1 साल तक आपको रुकना पड़ेगा। आगे लिखा हुआ है, जहाँ किसी अबेदारी की बेदखली के लिए कोई आदेश, तो उपधारा 5 पढ़ो। जहाँ किसी अबेदारी की बेदखली के कोई आदेश उपधारा 1 के खंड 9 में किसी विधि से आधार पर किया जाए, वहाँ भूमि स्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से 2 मास की कालावधि के अवसान होने के पूर्व पाने का हकदार नहीं होगा। जहाँ की वास्तविक आवश्यकता कोर्ट ने मान ली, वहाँ भूमि स्वामी को कब्जा कब मिलेगा? आदेश दिए जाने की तारीख से 2 माह के बाद। ठीक है ना, ये आप जब सिविल का जजमेंट पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है। अभी डिक्री बनवाऊंगा मैं सिविल में, एक जजमेंट करवाऊंगा इसका, तो उसमें 2 महीने बाद के लिए देना है कि 2 महीने बाद कब्जा सौंप दे उसको। ये प्रोविजंस अपने को ध्यान रखना है। कोई दिक्कत है? एक बार हल्की सी रिपीट कर देता हूँ। 12(1)(e) का ग्राउंड वास्तविक आवश्यकता निवास के लिए, खुद के या कुटुंब के प्रयोजन के लिए, उसी शहर में कोई निवास स्थान नहीं होना चाहिए और वो खैम उसका भूमि स्वामी होना चाहिए, तो खाली हो सकता है। लेकिन कब खाली नहीं होगा? अगर वो उसको संपत्ति ट्रांसफर में मिली हुई है तो 1 साल तक की अवधि खाली नहीं होगा। और कब्जा कब तक नहीं मिलेगा? 2 महीने की अवधि तक कब्जा नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब जस्ट अगली धारा 2(4) निवासेतर प्रयोजन। निवासेतर मतलब अनिवासिक, मतलब बिजनेस। लिखा है यह कि निवासेतर प्रयोजनों के लिए भाड़े पर दिए गए स्थान की भूमि स्वामी को अपना, अपने वयस्क पुत्रों में से किसी वयस्क पुत्र का या अपनी अविवाहित पुत्रियों में से किसी विवाहित पुत्री का। जहाँ अविवाहित पुत्री लिखा हुआ है वहाँ उसके आगे वयस्क भी लिख लो। ठीक है ना, अवयस्क पुत्री बिजनेस नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो अविवाहित पुत्रियों में से किसी का, यदि यह उसका स्वामी हो या ऐसे किसी व्यक्ति का जिसके फायदे के लिए वह स्थान धारित हो, कोई कारोबार चालू रखने या प्रारंभ करने के प्रयोजन के लिए वास्तविक आवश्यकता है, और यह कि संबंधित शहर या नगर में ऐसे भूमि स्वामी या उसके किसी अधिभोग में अपना स्वयं का युक्तिक रूप से कोई स्थान निवासित प्रयोजन के लिए ना हो। ठीक है ना, बिजनेस करना है, खुद को करना है, वयस्क पुत्रों को करना है या अविवाहित पुत्रियों को करना है, और उसके पास उस शहर में और कोई अन्य जगह ऐसी नहीं हो जहाँ पे वो बिजनेस कर सके, कोई दुकान नहीं हो, तो फिर वो धारा 2(F) में वाद ला सकता है मकान खाली कराने के लिए। तो वे दोनों बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है। 2(E) निवास के प्रयोजनों के लिए और 2E निवास के प्रयोजनों के लिए और 2F व्यापार के प्रयोजनों के लिए। दोनों में किस किस के लिए खाली करा सकता है वो अलग है। निवास के प्रयोजनों के लिए स्वयं के लिए या कुटुंब के किसी भी सदस्य के लिए, लेकिन बिजनेस के लिए स्वयं के लिए या अपने वयस्क पुत्रों के लिए, अवैध पुत्री के लिए, हर कुटुंब के सदस्य के लिए नहीं। उधर हमने चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सब पढ़े। नाना जी को बिजनेस करना हो तो आप मकान खाली नहीं करा सकते, पर नाना जी को निवास करना तो करा सकते हो। ठीक, जजमेंट करते समय इस चीज़ को थोड़ा सा खोल के अपने दिमाग में चलना है अपने को। ठीक है, अगर उन्होंने वास्तविक आवश्यकता निवास के लिए मांगी और वास्तविक आवश्यकता बता दी नाना जी की, तो अपने को चीज़ ध्यान रखना है कि उसको अधिकार है, नाना जी कुटुंब के सदस्य है। लेकिन बिजनेस के लिए मांग लिया और बिजनेस उन्होंने किसी और बता दिया तो वो नहीं आते। नौकर कुटुंब का सदस्य नहीं होता है ना, हालांकि तामील हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नौकर कुटुंब का सदस्य होता है? नहीं होता। MPLRC में होता है। MPLRC में नोटिस की तामीली करा सकते, लेकिन कुटुंब का सदस्य नहीं होता। सदस्य नहीं होता। पक्का नहीं होता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुटुंब का सदस्य नौकर पक्का। चलो कल बात करेंगे प्रोविजन के साथ। ठीक है, ठीक सर। अब आप लोगों को देखो आज मौका है, एक रिव्यू मार लेना। की बात कर रहे थे वाणिज्यिक प्रयोग के लिए वयस्क पुत्रों और अविवाहित पुत्रियों स्वयं को आवश्यकता है जगह की और अन्य कोई उस शहर में जगह नहीं है, तो वो मकान खाली कराने के लिए वाद ला सकता है। इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन है। उपधारा 6 पढ़ो। जहाँ की किसी अबेदारी को बेदखली के लिए कोई आदेश उपधारा 1 के खंड 6 में विधि से आधार पर किया गया है, वहाँ भूमि स्वामी उसका कब्जा कब प्राप्त कर सकेगा? उस आदेश की तारीख से 2 मास की कालावधि अवसायों के पूर्व पाने का हकदार नहीं होगा। जो आवास के लिए भी वही इसमें भी आगे, जहाँ की ऐसा शहर, जहाँ की ऐसी जगह निम्नलिखित शहरों में से किसी में हो, वहाँ पे वो तब तक कब्जा पाने का अवधान नहीं होगा जबकि उसने भूमि स्वामी को कुछ प्रतिकर न दे दिया होगा। प्रतिकर क्या हुआ आगे लिखा हुआ है। ये शहरों के नाम आप लोग को याद करने हैं, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग। ठीक है ना। अब दुर्ग तो MP में है नहीं क्योंकि तो 1961 में लिख दिया। और मध्य प्रदेश कब बना? 56 में बना, तो अधिनियम तो बाद में आया। तो ये दुर्ग कैसे लिखा हुआ है इसके अंदर? उस पर स्थानीय नियंत्रण अधिनियम कैसे लागू हो गया दुर्ग के ऊपर, जबकि वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के ऊपर लागू है? जब मध्य भारत था ना सर,
1961 में मध्य भारत, वो उनका एरिया में होगा ना उस टाइम। 1956 में जब मध्य नहीं प्रदेश बन गया। 56 61, अच्छा हाँ 56 का है ना, सॉरी। लश्कर मुरार कैसे आ गए ये, ये भी नहीं है। और कैसे आ गया दुर्ग? ये अभी तक विलोपित नहीं करे एमपी से। सब बाहर है, छत्तीसगढ़ में कहीं चले गए। छत्तीसगढ़ में थे कुछ तो। कल इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सोच के आना। लिखा है उन्होंने दुर्ग का नाम, तो कोई मतलब होगा। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। यह अधिनियम 1961 में बनना था, 1956 में मध्य प्रदेश बन गया था। तो सर 2000 में तो छत्तीसगढ़ तो अभी अलग हुआ ना 2000 में। छत्तीसगढ़ तो भी 2000 में अलग हुआ। ठीक है, समझ आ गई, ये पॉइंट पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ अलग बाद में हुआ, तो पहले छत्तीसगढ़ यहीं पे था, ठीक है ना। लश्कर का याद नहीं आ रहा था को, लश्कर कहाँ है? तो आप लोगों को समझ में आएगा कैसे कंफ्यूज किया जा सकता है। मध्य प्रदेश कब अलग हुआ ये बता दो, और छत्तीसगढ़ को छोड़ दो। आदमी कंफ्यूजन में यार कैसे, लेकिन फिर पॉइंट इन्होंने पकड़ा कि छत्तीसगढ़ बाद में अलग हुआ, तो दुर्ग उस समय तक एमपी में ही था। तो इन शहरों के नाम याद कर लेना। अगर वो स्थान इन शहरों में से किसी में आता है तो 2 महीने के साथ साथ उसको कुछ प्रतिकर भी देना पड़ेगा। प्रतिकर कितना देना पड़ेगा? इस निम्नलिखित दशाओं में स्थानिक वार्षिक भाड़े की रकम के दुगने के बराबर। क्यों प्रतिकर देने की बात की गई? क्योंकि इन शहरों में बिजनेस करना महंगा है, ठीक है ना। अगर आप उससे बिजनेस की जगह छीन रहे हो तो उसको नुकसान होगा, तो नुकसान के लिए उसको प्रतिकर दिलाना है। वह स्थान अभिधारी द्वारा से बेदखल किया जा रहा है उस तारीख को जिसको कि भूमि स्वामी उसे कब्जे के लिए दावा फाइल करे, ठीक पूर्ववर्ती 10 वर्ष तक कालावधि पर व्यापार के रूप में उसने उपयोग किया। यानी आज मैंने मकान खाली कराने के लिए बात फाइल किया बिजनेस के लिए सेक्शन 2F में, और मैं आज से 10 साल पहले तक उसके ऊपर बिजनेस कर रहा हूँ, और वो जगह पे इन शहरों में से किसी में आ रही है, तो मेरे को मानक भाड़े के कितने के बराबर? दुगने के बराबर मेरे को उसको प्रतिकर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी गुडविल उसी जगह पे है ना। आज मेरा छोटा सा दुकान है और मैं इस दुकान में काफ़ी कस्टमर्स आते हैं, मेरा अच्छा नाम है, उसका स्थान परिवर्तन हो जाए तो मेरे को बिजनेस का नुकसान होगा। आगे लिखा है जहाँ की 10 वर्ष की पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उस स्थान में कोई कारोबार करने वाले अभिधारी ने उसे छोड़ दिया हो और ठीक उत्तरवर्ती अभिधारी ने अपने पूर्ववर्ती अभिधारी का कारोबार पर अर्जित कर लिया हो। यानी बाटा कंपनी एक दुकान पे चल रही थी, उसने छोड़ दिया और दूसरे व्यक्ति ने पूरी की पूरी बाटा कंपनी खरीद ली और वो इस स्थान पे चला रहा है। तो जहाँ उसने पूरा का पूरा बिजनेस उसके नाम के सहित यानी गुडविल के साथ कैप्चर कर लिया हो, वहाँ पे दुगने के बराबर प्रतिकर देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए सचिन एक किराए की दुकान है, एक किराए की जगह वहाँ पे हॉस्टल चला रहा है, हॉस्टल का नाम है सचिन हॉस्टल। 2 मिनट के लिए 10 वर्ष तक इन्होंने नहीं यूज़ किया, 5 वर्ष तक किया। 5 वर्ष तक बाद इन्होंने पूरा का पूरा हॉस्टल मेरे को भेज दिया सचिन हॉस्टल के नाम से, मेरे को किराए पे दे दिया। मकान मालिक शशि है। तो ऐसी स्थिति में मेरे से भी अगर ये खाली कराना चाहते हैं तो मेरे को भी इनको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपने गुडविल खरीदी, क्योंकि मैंने इनसे गुडविल खरीद ली, उसका नाम खरीद लिया, ठीक है ना। जो गुडविल अर्जित कर लिए तो भी प्रतिकर देना पड़ेगा। कितना? मानक भाड़े का दुगना। कोई दिक्कत है इसमें? अब 2 हो गया। अब हम अगला आधार पढ़ते हैं। अगला आधार है यह कि वह 2G यह कि वह स्थान मानव निवास के लिए सुरक्षित असुरक्षित अनुपयुक्त हो गया हो और ऐसी मरम्मत कराने के लिए उस स्थान को खाली किए बिना नहीं कर सके भूमि स्वामी को स्थान की आवश्यकता हो, ठीक है। अगर मकान असुरक्षित हो गया मानव प्रयोग के लिए और उसकी मरम्मत कराना आवश्यक हो, मरम्मत कराने के लिए उसको मकान को खाली कराना आवश्यक हो, तो सेक्शन 2G में वो मुकदमा ला सकता है मकान को खाली कराने के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब आगे कंपनी आगे है यह कि उस स्थान के भूमि स्वामी को वास्तविक आवश्यकता निर्माण या पुनर्निर्माण में या उसमें कोई सारवान वृद्धि या परिवर्तन प्रयोजनों के लिए ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण परिवर्तन स्थान को खाली बनाए बिना नहीं कर सकता। उसको पुनर्निर्माण करना है, उसको रेनोवेट करना है, उसमें और कोई निर्माण करना है। ऐसे निर्माण के लिए अगर उस मकान को खाली कराना आवश्यक है तो उसके ऊपर भी आधार पे भी उसके मकान खाली कराने के लिए वाद आ सकता है। आगे है यह कि वह स्थान उस अभिधारी को निवास स्थान के उपयोग के लिए भाड़े पर इस कारण दिया गया था कि वह उस भूमि स्वामी के सेवा नियोजन में था, और यह कि वह अभिधारी चाहे सदियों के प्रारंभ के पूर्व उसके पश्चात सेवा नियोजन में नहीं रह गया, ठीक है ना। आप मेरे एम्प्लॉय थे तो मैंने एम्प्लॉय के आधार पर आपको मकान किराए पर दिया था, अब मेरे एम्प्लॉय नहीं रहे तो मैं मकान खाली करा सकता हूँ आपसे। बाद आ सकता है धारा 2J में। ये सब मुँह जबानी रटे होने चाहिए सारे आधार। यह कि उस अभिधारी ने चाहे सदियों के प्रारंभ के पूर्व उसके पश्चात उस स्थान को कोई सारवान नुकसान पहुंचाया या पहुंचने दिया हो। अगर उसने मकान को नुकसान पहुंचा दिया, बेसिक चेंज नुकसान पहुंचा दिया हो, तो ऐसी स्थिति में 2 टर्म में मकान खाली कराने के लिए वादा सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। अब आप पढ़ो उपधारा 9।
उसके पहले एक अपना अपवाद छूट गया है ना, 7 वाला, उसमें वो पैसे की आवश्यक, पैसे होना चाहिए। हाँ, नगर अपन वो निगम से पढ़ लेते हैं। permission होना चाहिए बस। जहाँ पे हम मकान में पुनर्निर्माण, मरम्मत या कोई परिवर्तन कराने के लिए, मकान खाली कराने के लिए वाद लाते हैं, वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नक्शा ला के आना पड़ेगा, मरम्मत कराने के लिए जिस ठेकेदार से आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसके सारे पेपर्स लाने पड़ेंगे, और पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी सिविल न्यायालय को। हिसाब ये देखो, हमको 50 लाख रुपए का खर्चा करना है, 50 लाख के हमारे पास फंड्स है और ऐसे इसमें परिवर्तन होना, ये उसका नक्शा है। जब तक आप ये नहीं दिखाओगे, आपको सूट फाइल, आपका सूट नहीं स्वीकार किया जाएगा। जहाँ कि आप नियोजन में हो और आपका नियोजन समाप्त हो गया है, वहाँ पे कोई मुकदमा तब तक नहीं आएगा अगर आपके नियोजन में होने या नहीं होने से संबंधित कोई विवाद किसी प्राधिकारी के सामने मौजूद है। अगर वो विवाद मौजूद है तो फिर मकान खाली कराने के लिए वाद नहीं आएगा, जब तक कि वो विवाद नहीं सुलझ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पद से हटा देता है और वो उसके खिलाफ मुकदमा लेके चला जाता है, तो जब तक वो मुकदमा डिसाइड नहीं होता कि पद से हटाने का, तब तक वो मकान खाली कराने के लिए सूट नहीं लाएगा। ठीक, साइरस मिस्त्री है ना, और भी बहुत सारे, इवन आप समझ लो प्रियंका गांधी, सांसद के तौर पे सरकारी बंगला मिला, अब सांसद नहीं रही, ने पढ़ा कि अगर उसने मकान में नुकसान पहुंचा दिया, सारवान क्षति पहुंचा दी हुई, तो सीधा अपवाद का धारा 9 में दिया है कि अगर वो व्यक्ति जिसने उसको नुकसान पहुंचाया उसकी मरम्मत करा दे या मरम्मत करा के उसको उसी स्थिति में वापस ला दे जैसा वो था, या जो नुकसान हुआ उसके व्यय वो दे दे प्रतिकर के रूप में, तो फिर मकान खाली कराने के लिए नहीं आएगा। मान लो कि ये मकान सचिन ने वो किराए पे दिया और मैंने बालकनी तोड़ मारी, यही तोड़ दिया, नुकसान है सारवान, तो ये मेरे खिलाफ मुकदमा ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये इनको पूरे जगह पे वैसे का वैसे बना के दे दूँ या इसका जो भी नुकसान हो इनके पैसे इसको दे दूँ, तो ऐसी स्थिति में फिर ये मकान खाली कराने के लिए मेरे ऊपर मुकदमा नहीं ला सकते। आगे लिखा है, जहाँ के अभिधारी ने स्थान को छोड़ने की लिखित सूचना दे दी हो और उस सूचना के परिणाम स्वरूप भूमि स्वामी ने स्थान को बेचने के लिए ऐसी संविदा कर ली हो अथवा ऐसी कोई अन्य कार्यवाही कर ली हो जिसके कि परिणाम स्वरूप उसके हितों को उस दशा में जबकि उस स्थान का कब्जा नहीं दिया था गंभीर हानि पहुंचेगी। मैंने शशि को मकान किराए पे दिया, शशि ने किराए का मकान छोड़ने की सूचना मेरे को दे दी कि साहब मैं छोड़ रही हूँ आपका मकान। मैंने उस मकान को वैशाली को बेचने का करार कर लिया और वैशाली से अग्रिम पैसे भी प्राप्त कर लिए। अब अगर मैंने वैशाली को मकान नहीं बेचा तो वैशाली क्या कर सकती, शशि मेरे खिलाफ कुछ कर सकती है, या मैं वैशाली को सिंपली बोल दूंगा क्या वो छोड़ ही नहीं दी तो मैं क्या करूँ, तुम्हारा अग्रिम तुम वापस ले लो और वाह छुट्टी पा जाओ, कैसा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा सर, बुरा, या जिसके कारण उसके मूल्य में सार्वभूत रूप से कमी आ जाती हो। मैंने मकान में निर्माण तो किया लेकिन निर्माण ऐसा कर दिया इससे मकान की कीमत कम हो गई, तो ऐसे सारी चीज़ों के कारण ये जो है मकान खाली कराने के लिए वाद ला सकते हैं। इसका भी एक आपको वो दिया हुआ है अपवाद कि अगर वो नुकसान के पैसे न्यायालय में जमा करा दे या मकान मालिक को दे दे तो ऐसी स्थिति में फिर मकान मालिक मुकदमा नहीं ला पाएगा। आज देखो लिखा हुआ है, बेदखली के लिए आदेश द्वारा एक में विनिष्ट के आधार पर नहीं जाएगा यदि अभिधारी ऐसे समय की वजह से न्यायालय निर्दिष्ट करे उस स्थान को उसकी मूल दशा में प्रत्यावर्तित कर दे या भूमि स्वामी को प्रतिकर के रूप में संदेह करने वाले क्रम को न्यायालय में निर्देशित करा दे। ठीक, तो ऐसी स्थिति में भी मकान खाली कराने के लिए नहीं आएगा। आगे लिखा है 2N, यह कि ऐसे स्थान की दशा में जो कि खुली भूमि स्वामी को ऊपर मकान बनाने की दृष्टि से आवश्यकता हो। इम्पोर्टेंट है, मैंने पढ़ा था ये भूमि आती है मध्य प्रदेश स्थानीय नियंत्रण अधिनियम में, भूमि सब्जेक्ट मैटर है, कहाँ लिखा है? कृषि भूमि है बस, अब गाड़ी पर स्थान की परिभाषा में पढ़ा, भूमि आती जो कृषि प्रयोजन के लिए नहीं हो, तो कोई ऐसी भूमि जो कृषि प्रयोजन के लिए नहीं हो जैसे प्लॉट और वहाँ पे मकान बनाने की आवश्यकता है और वो भूमि मैंने किसी को किराए पे दे रखी हो, तो ऐसी भूमि को मैं खाली कराने के लिए मुकदमा ला सकता हूँ। ठीक, इसका कोई अपवाद है नहीं। अब आखिरी आधार है आज का, नहीं एक इसके बाद एक और है, यह कि अभिधारी ने भूमि स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना उस स्थान के ऐसे भाग या भागों पर भी कब्जा कर लिया, उसको भाड़े पर नहीं दिया गया, सम्मिलित नहीं किया गया। भाड़े पर दिया था केवल ये मकान, आपने पास वाले प्लॉट पे भी कब्जा कर लिया, इधर वाले कमरे पे भी कब्जा कर लिया, छत पे भी पहुंच गए, तो फिर वो मकान खाली कराने के लिए वाद ला जाएगा। हाँ, सदोष हानि सदोष लाभ। इसका एक अपवाद लिखा हुआ है कि अगर वो कब्जा छोड़ दे वापस या प्रतिकर के रूप में पैसे दे दे तो फिर उसको खाली नहीं कराया जाता। ठीक, मतलब जितना मकान किराए पे दिया उतने में रहना, ज़्यादा पे नहीं जाना। ठीक, आगे 2 नाम है, यह कि अभिधारी तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के दिन उस भवन का अनैतिक या अवैध प्रयोजनों के लिए उपयोग करने या उपयोग किए जाने की अनुज्ञा देने के आधार पर सिद्ध दोष ठहरा जा चुका हो। ठीक है ना, मकान किसी काम के लिए दिया और उसका अवैध उपयोग कर रहे हो, स्मगलिंग या 2 नंबर का माल उसके अंदर रख रहे हो लाके,
और उसको उसके अंदर सिद्ध दोष ठहरा दिया चुका हो, अंडर ट्रायल मामला है तो केस में। खाली नहीं कराएगा, केस में उसको दोषी मान लिया हो, मतलब उसको सजा हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में मकान खाली कराने के लिए बात आ सकती खत्म सब है। ये धारा